not being the best, it is doing your best. Hello students of class 10th, welcome to the very special session. और आज के सेशन में हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स की। आप देने वाले हैं बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम्स और आपने की है बहुत सारी तैयारी। और आपको तो पता है ये कोविड-19 पैंडेमिक्स के पीरियड में कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए पढ़ना और हमारे लिए पढ़ाना। आपने किया ऑनलाइन स्टडी और आपने किया सेल्फ स्टडी, लेकिन इन दोनों को मिलाकर आज आप तैयार हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो आइए शेयर करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत काम आने वाली हैं। हम शेयर करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा क्वेश्चंस, कौन सा ग्रामर पोर्शन है या इंग्लिश बुक से कितने मार्क्स का आने वाला है, और हम शेयर करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। और आप पूरी तरह से तैयार हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए। और आज शेयर करें एक साथ इन चीज़ों को, किस तरह से बोर्ड पैटर्न में एग्ज़ाम्स में आप वो पैटर्न आता है और आप उसे किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं क्वेश्चंस, किस क्वेश्चन कौन से सेक्शंस में आता है, कौन से सेक्शन में क्या चीज़ पूछा जाता है, ये सारे कितने मार्क्स के होते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। और आज शायद मैं आपके इस कन्फ्यूज़न को कुछ दूर कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। सो टाइम लिमिट तो है 3 घंटे 15 मिनट्स, यानी 3 hours 15 minutes। चेंजेस टाइम लिमिट में नहीं है, चेंजेस है आपके पैटर्न में, किस तरह से क्वेश्चंस पूछना है उसमें चेंजेस है। जैसे पहले जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। 1 by 1 उसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़े हैं इस बार आपके लिए। तो 3 घंटे 15 मिनट को किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बोर्ड की तरफ से आए हैं, उसको 1 by 1 देख लेते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस को जैसे ही हम देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस बोर्ड की तरफ से आपको दिए गए हैं। सो आपका पहला इंस्ट्रक्शंस ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इस बार हैं 111, यानी 100 ऑब्जेक्टिव्स और 11 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। टाइम 3 hours 15 minutes और फुल मार्क्स 100, यानी आपको लाने हैं 100 मार्क्स। तो इंस्ट्रक्शंस 1 by 1 हम लोग देख लीजिए इसको। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स, यानी जो भी आप आंसर्स लिखेंगे वो आपके अपने शब्दों में होंगे। फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, और राइट हैंड साइड में आप क्वेश्चन के जब देखेंगे एग्जाम्स में तो वहाँ पे 1, 2, 5 इस तरह से लिखा हुआ होगा, वो इंडिकेट करेगा कि वो जो आप आंसर करने वाले हैं वो कितने मार्क्स का होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब अगर कहीं पे दिया हुआ है कि आंसर एनी 2, आंसर एनी 5, तो उस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे जो कि कंपलसरी हैं। While answering the questions, candidate should stick to the word limit। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे राइटिंग सेक्शन में नोटिस राइटिंग और मैसेज राइटिंग होता है, या पैराग्राफ राइटिंग है, या आप क्वेश्चन भी अगर टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं तो वर्ड लिमिट पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि वर्ड लिमिट कितना बोला गया है। ये नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं और उस चक्कर में क्या होगा कि दूसरे क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। सो वर्ड लिमिट पे भी बहुत ध्यान रखना है। 15 minutes of extra time has been allotted to read the questions। ये जो 3 घंटा 15 मिनट की जो मैं अभी बात कर रही हूँ कि 3 hours 15 minutes, यानी आपको आंसर्स तो करने हैं 3 hours में ही, लेकिन ये 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें। कभी कभी हम क्वेश्चंस को जल्दी में कुछ और समझ लेते हैं और बहुत ट्रिकी कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप अगर उसको माइन्यूटली पढ़ पाएंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस बहुत इजी है, सिर्फ उसको समझने में कुछ गलती ना हो जाए। तो आपके पास 15 मिनट्स एक सफिशिएंट टाइम है क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यानी जिस क्वेश्चंस में जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर MCQ में आंसर एनी 50 है तो आप 50 ही कीजिए। अगर आप नोटिस या राइटिंग सेक्शन में जाते हैं वहाँ पे भी अगर कहता है कि आंसर एनी 3, तो आप देखेंगे कि 5 और 6 टाइप्स का पूछा हुआ है, लेकिन आपने 4 बना दिया, 5 बना दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। सो इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़िए।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या हो सकते हैं, अब आप मोबाइल कह सकते हैं उसको, कैलकुलेटर कह सकते हैं। तो ये जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, आप जो घड़ी भी आप यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती है, उसे भी एग्ज़ाम्स में अब अलाउड नहीं करते हैं। सो आप इन चीज़ों को लेकर एग्ज़ाम्स में नहीं जाइए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। अब क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में आपका डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, जो 50 मार्क्स का होगा, जिसे आप MCQ के नाम से जानते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइसेस आपके दिए रहते हैं। आगे हम लोग इसको देखेंगे और डिटेल में। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन बी, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ये भी 50 मार्क्स के हैं, जिसमें आपका आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट से आएगा आपका, और हो जाएगा कंपोजिशन, जो कि आपका राइटिंग सेक्शन है। सो इन चीज़ों को आप कंप्लीट करेंगे तो आपका हो जाएगा सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए OMR शीट आता है आपको एग्ज़ाम्स में, जो आप 50 क्वेश्चंस जो आप टच करेंगे। सो कभी कभी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि OMR शीट को कैसे फिलअप किया जाए। बच्चे भी पूछते हैं कि मैम ये जो OMR शीट है इसमें गड़बड़ी हो जाती है, सो उसको हम किस तरह से फिलअप करें कि OMR में गड़बड़ी ना हो। तो आइए कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि OMR शीट जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, सो उसको किस तरह से फिलअप करेंगे और क्या अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं टिप्स टू फिलअप OMR शीट। तो OMR शीट आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, MCQ के लिए, जिसमें इस तरह से 4 गोले बने होंगे, जो आपके A, B, C, D 4 सेक्शन को इंडिकेट करेंगे। सो अगर आपका क्वेश्चन ए करेक्ट है तो आप इस तरह से गोला बनाएंगे। गोला बनाने पे ये ध्यान रखना कि वो बिल्कुल टू द पॉइंट बनना चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ बच्चे इसमें टिक आउट कर देते हैं, वो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, वैसा कुछ नहीं करना। आप जब इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे OMR शीट पे तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए रहते हैं कि किस तरह से आपको गोला बनाना। तो ध्यान से देख लीजिए कि अगर आपका आंसर ए करेक्ट है तो हमने यहाँ पे एक करेक्ट आंसर के लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि ए का आपने गोला बनाया है। ठीक है, डार्कन द सर्कल विद ब्लू और ब्लैक बॉल पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन OMR शीट। यानी आप 2 तरह का कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, और उसी से आपको सर्कल करना है करेक्ट आंसर्स को। तो ये जो जब भी आप डार्कन द सर्कल करेंगे तो उसको ध्यान ये रखना है कि बाहर नहीं होना चाहिए, कभी उसको बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है कि बस ऐसे ही पॉइंट पॉइंट बनाकर छोड़ दिया हमने। तो उसको पूरा सर्कल करना है राउंड में। डू नॉट यूज़ वाइटनर, लिक्विड, ब्लेड, नेल ऑन OMR पेपर। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा आंसर ए करेक्ट है और हमने बी में गोला बना दिया, तो बच्चों को मैंने कई बार ये देखा है कि वो वाइटनर यूज़ करते हैं, छुपा कर वो रखे रहते हैं वाइटनर कि हम इसको यूज़ करेंगे, या लिक्विड कोई चीज़ होता है उससे यूज़ कर उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ब्लेड यूज़ करते हैं कि वो वाला आंसर मेरा गलत हो गया है उसको मिटा दें और फिर नया आंसर्स लिखें। नेल यूज़ करते हैं कि उससे भी उसको खरोच देते हैं कि ताकि मेरा जो करेक्ट आंसर है। तो आप जान लीजिए कि इन चीज़ों को करने से भी आपको वो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, वो नंबर आपका क्रॉस में ही जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे कुछ भी इस तरह के अनफेयर मीन्स यूज़ किए हैं। सो जब भी आप कोई वाइटनर वगैरह अवॉइड करेंगे, अदरवाइज द रिज़ल्ट विल बी ट्रीटेड इनवैलिड। सो अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है इनवैलिड होगा। आप सुनते होंगे कि रिज़ल्ट पेंडिंग हो गया या नहीं हो पाया, या आप सोचते हैं कि हमने तो इतना MCQ किया फिर इतना मार्क्स क्यों आया। वो यही छोटी छोटी चीज़ों की गलती की वजह से होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको 15 मिनट्स मिले हैं, काफ़ी है आपके लिए उन चीज़ों को समझने के लिए कि हमें आज करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सो अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि OMR शीट में करना क्या है। 50 क्वेश्चंस को आप टच करेंगे। OMR शीट पे ये ध्यान रखिएगा कि 100 क्वेश्चंस पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 100 बना लेंगे।
आपको बनाने 50 हैं। तो जिस भी सेक्शंस पे आपको ज़्यादा कमांड हो, जिस चीज़ पे आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपका ABCD जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला, वही 50 बनाइए। अगर आपने पूरा बना दिया 1 to 100 तो क्या होगा, फर्स्ट 50 जितना होगा उसी को चेक किया जाएगा। और मान लो उसमें कुछ आपका मिस्टेक्स हो गया और 50 के बाद आपने 2-4 क्वेश्चन सही बनाए तो वो तो आपका मिस हो गया ना। सो आप क्या करेंगे कि 50 ही कोशिश करेंगे, मतलब जब पूरा MCQ आप कर लें और आप एक बार OMR शीट पे नज़र डालिए और आप उसे काउंट कर लीजिए कि आपने 50 ही टच किया है, ठीक है। सो जो भी एक्स्ट्रा हो जाएगा उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, जब हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों 50 मार्क्स के होंगे। तो 1 बाय 1 इन दोनों सेक्शंस को हम देख लेते हैं। तो सेक्शन ए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जिसमें 4 ऑप्शंस ABCD आपको दिए गए। ये 100 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क। तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। बनाने कितने हैं, अटेम्प्ट ओनली 50, यानी बनाने सिर्फ 50। सोचिए आपके लिए कितने सारे ऑप्शंस हो गए। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर 60 क्वेश्चंस में 50 बनाने थे, ऑप्शंस बहुत कम थे। ऑल्टरनेटिव इस बार बहुत ज़्यादा दिए गए, आपकी ही वजह से दिए गए। आपने इतनी मेहनत की है, ऑनलाइन स्टडी किया, सेल्फ स्टडी किया, टीचर्स से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाए, इसलिए सिलेबस को आपके बहुत आसान कर दिया गया। यानी 100 क्वेश्चन जब आपके पास हो तो टॉप 50 करना कोई मुश्किल काम आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग सेक्शन ए को देख लेते हैं कि ये जो MCQ आएगा इसमें भी डिवीजन है। इसमें भी डिवीजन है कि कौन से चैप्टर से, कौन से बुक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। आपके पास टोटल 4 जो टाइप्स हैं आपको पढ़ने हैं। एक तो पैनोरामा हो गया, टेक्स्ट बुक। दूसरा क्या है आपका, इंग्लिश रीडर सप्लीमेंट्री है। एक हो जाता है आपका ग्रामर, इसमें भी वेरिएशन है और भी बहुत सारे ग्रामर पढ़ने। और एक स्पेशल सेक्शन आपका हो जाता है, वो है राइटिंग सेक्शन, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब आप पूरा कंप्राइज करेंगे तब जाकर आपका वो 100 मार्क्स मिलने वाला है। लेकिन सेक्शन ए में 4 चीज़ों पे ध्यान रखना है, वो है आपका टेक्स्ट में प्रोज, पोएट्री, उसके बाद आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री यानी रीडर बुक, और उसके बाद आ जाएगा ग्रामर। तो इन 4 चीज़ों से कंप्राइज होगा आपका MCQ। सो 1 बाय 1 आइए देखते हैं कि क्या चीज़ कितना पूछा जाएगा और उसमें आपको क्या करना है। सो ये है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो एक एक नंबर के होंगे, पर आपको बनाने हैं, यानी अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस, यानी बनाने हैं सिर्फ 50। सो एकदम ध्यान से आप बनाएंगे और बिल्कुल जो डेफिनेट होगा, जिस क्वेश्चंस पे आप कॉन्फिडेंट होंगे उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और 50 जब हो जाएगा आपका MCQ बिल्कुल कंप्लीट है। सो 1 बाय 1 देखिए ये कौन सी बुक से क्या आने वाला और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। सो पैनोरामा टेक्स्ट बुक है जिसमें प्रोज होता है और पोएट्री होता है। प्रोज से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार इससे ऑलमोस्ट 25 पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये 25 नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। दूसरा इसमें आता है पोएट्री, जिससे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ये भी बहुत सफिशिएंट है। अगर आपने प्रोज और पोएट्री अच्छे से किया हो तो 45 मार्क्स तो सिर्फ आप इन दोनों को बनाकर ला सकते हैं। एक आपके पास बुक है इंग्लिश रीडर, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, वो भी प्रोज होता है, उसमें भी चैप्टर्स हैं और उससे भी 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इन चीज़ों में देख लीजिए, प्रोज आपका ऑलमोस्ट 8 चैप्टर है, यानी 8 चैप्टर को पढ़ना है और 25 क्वेश्चंस करना है। पोएट्री भी आपकी 8 पोएम पढ़ना है और 20 क्वेश्चंस करना है। सप्लीमेंट्री में आपको 7 चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं और करने हैं क्वेश्चंस 15। लेकिन इन चीज़ों को करने पर भी आपको अगर लगता है कि आपके 50 नहीं हो पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपने नहीं पढ़े हो, तो आपके पास फिर आगे ग्रामर का भी ऑप्शंस है। यानी ऑलमोस्ट 23 चैप्टर्स आपके पास हैं और जिससे आप आराम से MCQ ट्राई कर सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं ग्रामर। ग्रामर में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं। आपके पास वॉइस है, जो लगभग 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वॉइस से आप वॉइस में तैयारी कर सकते हैं, प्रेजेंट
का कर सकते हैं, पास्ट फ्यूचर का कर सकते हैं, कभी कभी ऑर्डर और रिक्वेस्ट से भी वॉइस बनाना आसान हो जाता है। वॉइस की बात मैं कर रही हूँ, यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि एक्टिव ही बार बार आता है और पैसिव बनाने के लिए ऑप्शंस दिए रहते हैं। कभी कभी पैसिव फॉर्म भी दे देता है और आपसे पूछता है कि इसका एक्टिव क्या होगा। सो वॉइस प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, एक्सरसाइज की चीज़ें हैं। आपके पास ग्रामर की बुक होगी, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन है नरेशन। आपने अगर ग्रामर की बुक स्टडी की होगी और नरेशन आपने पढ़ा तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट ग्रामर में कहलाता है, बट अगर इसको ध्यान से बनाया जाए, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, तो आप इसको भी इजीली कर पाएंगे। इसमें भी आप अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है जो बहुत आसान है बनाना, आप उसको कर सकते हैं। नॉर्मली जो प्रेजेंट और फ्यूचर का जो नरेशन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाना, वो आसान है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नरेशन में हो जाता है पास्ट टेंस को, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन है जिसे आप कोशिश करके बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं टेंस की तरफ। टेंस आप ऑनलाइन क्लासेस में भी आपने टेंस किया है, इसके अलावा भी आपके ग्रामर बुक में टेंस है। प्रेजेंट टेंस पे खास फोकस कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस ज़्यादातर पूछा जाता है कि आपके जो वर्ब फॉर्म्स है उसमें कौन सा चीज़ यूज़ होगा। एक सेंटेंस दिया रहता है जिसमें आप जो भी वर्ब है वो कौन सा वर्ब फॉर्म सही यूज़ कर सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें एक चीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, अगर आप इसको भी देख लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। आप इससे बहुत अच्छा नंबर, मतलब कंफर्म नंबर ला सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ज़्यादा गलतियां नहीं होती हैं। ये आपसे ऑलमोस्ट 7 पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो पैटर्न मैंने तैयार किया है वो आपके बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर को देखकर तैयार किया है। सो उसमें मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 7 पूछा गया है। और ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आपके क्लास में भी जब आप ऑनलाइन क्लास देख रहे होंगे तो कई बार एक्टिविटी में इसको यूज़ किया है, सो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और ग्रामर की बुक में भी प्रीपोजिशन बहुत सारा दिया हुआ है। कुछ प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, मतलब उसके साथ वही प्रीपोजिशन जाता है, तो आप उसको याद कर सकते हैं। कभी कभी एक ही तरह के प्रीपोजिशन में 2 यूज़ होता है, जैसे डील है, एग्री है, इस तरह का वर्ड क्यों एग्जाम्स में पूछता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। सो उस तरह का प्रीपोजिशन पूछा जाता है, उस पर आप खास ध्यान दे सकते हैं। स्पेलिंग करेक्शन 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से एक ही स्पेलिंग है जो करेक्ट लिखा हुआ है, तो ये भी आपके पैनोरामा बुक, इंग्लिश रीडर, ये सब हेल्प कर सकता है इसमें। जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी पढ़ते हुए आपने क्या देखा होगा कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिनको या तो प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट है, या फिर वो वर्ड अपने आप में थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो आप उनके स्पेलिंग्स को याद कर लीजिए। और पैनोरामा टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे कि एक्सरसाइज सेक्शन में भी स्पेलिंग करेक्शन बहुत सारा दिया रहता है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ये भी आपका 7 के ऑलमोस्ट पूछा जा सकता है। लास्ट आप आइए ट्रांसलेशन की तरफ। देखिए अभी हम सब सिर्फ बात करें एमसीक्यू में, यानी इतनी चीज़ें आपके पास ऑप्शंस में हैं जिसमें आपको सिर्फ 50 करने हैं। सो देखिए कितने सारे ऑप्शंस आपको मिल गए। अब लास्ट हम लोग ट्रांसलेशन देख सकते हैं, और ट्रांसलेशन में पूरी तरह से स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं कि अगर आप ट्रांसलेशन बनाने के लिए बैठते हैं या प्रैक्टिस करते होंगे तो आप देखते होंगे वो स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। एक ट्रांसलेशन एक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, तो 2-4 स्ट्रक्चर आप जो जनरल यूज़ होते हैं, आप लास्ट ईयर का क्वेश्चंस भी 1-2 देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ट्रांसलेशन सिमिलर से हर साल पूछता है, तो इन चीज़ों को भी आप प्रैक्टिस करिए। ये भी 7 नंबर का आता है, यानी ये सारे टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चंस आपके हो गए, और करने कितने हैं 50। तो जिस पार्ट पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो पार्ट थोड़ा वीक है, उसको अवॉइड करिए और अपने स्ट्रेंथ पार्ट पे ध्यान दीजिए। स्ट्रेंथ और वीक ये चीज़ें जानना आपका काम है। आपने अब तक ये जो पूरा कोविड-19 का पीरियड गया उसमें आपने किस तरह से किस पे ज़्यादा फोकस किया। अब इतना समय नहीं है कि आप अपने वीक पार्ट पे आप काम करेंगे और फिर आप उसे स्ट्रेंथ अपनी बनाएंगे। आप क्या करें, अपने स्ट्रेंथ पार्ट पे ही काम कीजिए, और जब स्ट्रेंथ पार्ट पे आप काम करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने आंसर्स को लेके। तो जितने भी MCQ के आंसर्स हैं, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट वाइल अटेम्प्टिंग ऑल दीज क्वेश्चंस।
और आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन बी, जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें से भी वही टोटल 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनसीन पैसेजेस को, जिसमें अनसीन प्रोज होते हैं, मतलब कहीं से भी एक पैसेज उठाकर दिया जाता है और उस पैसेज के अंदर ही आपके आंसर्स छुपे होते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा अनसीन पैसेज को करते समय कि हम लोग क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते रहते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसा मत कीजिएगा। पहले आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स का और कितना लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चंस अगर 1 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है, फिर 2 नंबर का, यानी इस तरह से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 + 2 + 2 + 2 यानी टोटल 7 मार्क्स। और ये टोटल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, मतलब कहने का कि आप इसको सिर्फ समझ कर आंसर कीजिएगा। तो एक पैसेज होता है और उसमें भी दिया होता है ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, यानी आपके पास पहले ही नंबर के क्वेश्चंस में आपके पास 2 पैसेजेस होंगे, यानी एक कीजिए या फिर सेकेंड वाला कीजिए। तो इस पैसेज में भी होगा ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। इसी तरह से एक और पैसेज है, इसको मैंने सीन और अनसीन इसलिए किया है कि कभी कभी इसमें सीन पैसेज भी पूछ देता है। अब सीन पैसेज क्या होता है, मान लीजिए कि आपने पेज फॉर लिविंग पढ़ा हुआ है, तो पेज फॉर लिविंग से एक पैसेज उठाकर दे सकते हैं एग्जाम्स में कि ये पैसेज में, और आपसे फिर उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सीन और अनसीन यानी सेकंड भी आपका अनसीन और सीन पैसेज होगा। कभी कभी सीन पैसेज भी पूछा जा सकता है जो आपके प्रिस्क्राइब टेक्स्ट से लिया जाएगा। इसमें भी ऑप्शंस होंगे, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस उसमें दिया होगा, यानी ये कीजिए या ये कीजिए। आप ऐसा मत करिएगा कि दोनों पैसेजेस को कर लीजिएगा। आपको ध्यान रखिए, पहले में भी एक ही पैसेज करना है, दूसरे में भी एक ही पैसेज करना है। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए रहते हैं कि आप चाहे तो पहला पैसेज करें या और दूसरा पैसेज, यानी दूसरा वाला भी कर सकते हैं। ये भी 7 मार्क्स का है, 1 + 2 + 2 + 2 7 मार्क्स है, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही है, यानी समझ कर ही आपको करना पड़ेगा। तीसरा है आपका अनसीन पोएम। एक पोएम का छोटा सा पैसेज दिया रहता है, कभी कभी तो अगर छोटी सी पोएम होती है तो एक पूरी पोएम दे दिया जाता है, उसको पढ़ के आपको आंसर्स करने हैं। उसमें भी होगा एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, यानी 2 पोएम दी रहेगी, करना कितना है, 1। और ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2 + 2 + 2, यानी 3 क्वेश्चंस होंगे जो 6 मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स के, जो पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, यानी आपको उस पोएम को समझना है और फिर आंसर्स करने। सो ये जितने भी अनसीन प्रोज और पोएम आपने देखे, पैसेजेस आपने देखे, वो तीनों अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इसीलिए है क्योंकि वो अनसीन है, आप उन्हें नहीं जानते हैं, आपको पढ़ना है और उसी 3 आवर्स में ही पढ़ना और आंसर्स करने। तो अब तक हमने 6 क्वेश्चंस देखा क्योंकि सबका ऑल्टरनेटिव था, पर करना कितना है, 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस आएंगे जो आपके होंगे पैनोरामा टेक्स्ट बुक से, प्रोज से भी होगा, पोएट्री से भी होगा, और होगा आपका इंग्लिश रीडर यानी सप्लीमेंट्री बुक से भी। तो आपके पास है 3 ऑप्शंस, यानी प्रोज, पोएट्री फ्रॉम पैनोरामा टेक्स्ट बुक पार्ट 2 और इंग्लिश रीडर यानी सप्लीमेंट्री पार्ट 2, जो कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे क्वेश्चंस में। और क्वेश्चंस आपको होंगे 10, ऑलमोस्ट 10 होंगे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 करने हैं। सो देखिए आपके पास फिर से बहुत सारे ऑप्शंस आ गए और ईच क्वेश्चंस विल कैरी 2 मार्क्स, यानी टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और ये लर्न मैंने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चंस को लिखने के लिए आपको याद करना ही होगा, नहीं तो आप टू द पॉइंट आंसर नहीं लिख पाएंगे। और बहुत वेग लिखने से अच्छा है, इधर उधर की बातें लिखने से अच्छा है आंसर को ही लर्न कर ले। ठीक है, और इसके लिए कुछ और टिप्स मेरे पास है, मैं आपको आगे दूंगी, तो आपके लिए कुछ शायद कुछ आसानी हो। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर में आते हैं, पैराग्राफ राइटिंग। ये पहले ऐसे राइटिंग की तरह आता था जिसमें लॉन्ग एंड लेंथी एक टॉपिक को लिखते थे हम लोग। अभी पैराग्राफ राइटिंग हो गया है, मतलब शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट क्या हो गया आपका कि टॉपिक्स आपको दिया गया है, टॉपिक्स कोई भी 4 से 5 टॉपिक्स उसमें
दिया रहता है, यानी और आपको करने कितने हैं, अटेम्प्ट एनी वन। सोचिए आपके पास 5 टॉपिक दिया हुआ है जिसमें आपको सिर्फ एक ही तो करने हैं। वो टॉपिक्स भी मैं अभी जस्ट आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह का टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिएगा, और उसमें से किसी एक या 2 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करते उसको रेडी कर लेंगे, वो आ जाएगा। वो है सिर्फ 5 मार्क्स का। जब राइटिंग सेक्शन का आप कभी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे इन चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, टिप्स दिया हुआ है मैंने, पैसेज कैसे लिखते हैं वो दिया हुआ है, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं वो सब दिया हुआ है। ये 5 मार्क्स का। और इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आप पैराग्राफ राइटिंग है, ऑलरेडी ये राइटिंग ही है। सो राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ भी आप वेग लिखते चले जाएंगे। याद रखिए ये ए से राइटिंग नहीं है, ये है पैराग्राफ राइटिंग। बहुत छोटे छोटे वर्ड्स उसमें यूज़ कीजिए, शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कीजिए। इसके लिए मैं अभी जस्ट मैं बोर्ड पे आपको बताती हूँ, आप इसको ध्यान रखिए तो आप पैराग्राफ राइटिंग को फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम शेयर करेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग या कोई भी राइटिंग सेक्शन को कैसे लिखा जाएगा। तो 6 नंबर में आइए, वो है राइटिंग सेक्शन। यानी आप जब कंपोजिशन करने के लिए शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आप देखिए कि राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आ सकता है। एक नोटिस आता है जो हर साल आता है, रिपोर्ट होता है, एप्लीकेशन होता है, लेटर, मोस्टली इनफॉर्मल लेटर मैंने देखा 2-3 साल से इनफॉर्मल लेटर पूछा जा रहा है, स्पीच है और मैसेज। और इन सारी चीज़ों के लिए आपको फॉर्मेट मिला होता है कि किस तरह से आप ये लिखेंगे। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि नोटिस है मैं कैसे लिखूं, एप्लीकेशन है मैं कैसे लिखूं। आपके पास पूरा फॉर्मेट दिया गया है, मैं भी शेयर कर दूंगी। सो उस फॉर्मेट को सामने रखें और ये सारे राइटिंग सेक्शंस को आप कर सकते हैं। ये ऑप्शंस देखिए, नोटिस, रिपोर्ट, एप्लीकेशन, लेटर, स्पीच, मैसेज, इतनी सारी चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन आपको इसमें से करने हैं सिर्फ 3। और जितने भी ये चीज़ें हैं ये 5 मार्क्स की हैं, यानी 3 × 5 आपका टोटल 15 मार्क्स यहाँ से जाएगा, जो पूरी तरह से बेस्ड होगा फॉर्मेट पे। राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट अगर आपने फॉलो कर लिया तो 5 मार्क्स तो कंप्लीट लिखने पर है, सिर्फ फॉर्मेट में आप 3 नंबर ला सकते हैं। सो बहुत आसान है राइटिंग सेक्शन को फॉलो करना, उसके फॉर्मेट को बस समझ लीजिएगा तो राइटिंग सेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप में लगता है कि मैं स्पीच नहीं लिख पाऊँगा, मैं लेटर, इनफॉर्मल लेटर का मुझे फॉर्मेट नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, आप नोटिस का फॉर्मेट याद कर लीजिए, आप मैसेज का फॉर्मेट याद कर लीजिए, ये बहुत आसान है लिखना, 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए। फिर एप्लीकेशन आप जनरली स्कूल में आप लिखते भी होंगे, तो ये सारी जो आसान चीज़ें हैं इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए 5 मार्क्स लाना को बहुत मुश्किल नहीं है। और ये जितने डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये 50 मार्क्स के हैं। राइटिंग सेक्शन के लिए मैं एक चीज़ आपसे, एक टिप शेयर करती हूँ कि आप इस फॉर्मूला को याद रखिए, जो है आपका KISS, यानी K फॉर कीप, I फॉर इट, S फॉर शॉर्ट एंड S फॉर सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब जो पूछा गया है आप बस उतनी बात करें। नोटिस कोई स्टोरी राइटिंग नहीं है कि आप उसे लिखे ही जा रहे हैं। वर्ड लिमिट है, उसमें ध्यान रखना आपको कि वर्ड लिमिट एक्सीड ना कर जाए। सो शॉर्ट एंड सिंपल रखें। कुछ स्टूडेंट है अगर उन्हें किसी चीज़ में मज़ा आता है तो वो 3 घंटे तक लिखते जाते हैं, और वो क्या कर देते हैं, KILL, यानी आपको करना है KISS, यानी किस, ना के KILL, किल। किल का क्या मतलब होता है, डोंट कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी। आप लॉन्ग एंड लेंदी नहीं कीजिए, आप क्या कीजिएगा, शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। सो ये राइटिंग टिप है मेरी तरफ से, आप इसे फॉलो करें। आपको जो फॉलो करना है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। सो आपने देख लिया ये नोटिस या मैसेज, जो भी राइटिंग सेक्शन होता है वो फॉर्मेट बेस्ड होते हैं। फॉर्मेट आप जब भी उसको बनाएंगे, डेट है, टाइम है, हेडिंग है,
जो इन चीज़ों पे ही खास ध्यान रखा जाता है जब भी आप फॉर्मेट बनाएंगे। जब राइटिंग सेक्शन का आप जब पूरा एक वीडियो है आपके पास, वो वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही डिटेल में उसमें भी समझाया हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि आप तो इतना हार्ड वर्क करते हैं, जो आपने कोविड-19 में खुद को किस तरह से आपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार किया है, और हम टीचर्स भी बहुत ओवरवेल्म्ड है कि बच्चे बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, उन्हें बिल्कुल एग्ज़ाम से डर नहीं लग रहा। एग्ज़ाम से डर और साथ में इंग्लिश से डर, यानी एग्ज़ाम फोबिया भी होता है और साथ में इंग्लिश फोबिया भी होता है कि भाई हमें इंग्लिश से ही डर लगता है। प्लीज़, इंग्लिश डरने की चीज़ नहीं है, इंग्लिश समझने की चीज़ है, इंग्लिश स्मार्टली डील करने की चीज़ है। आप कितने स्मार्ट हैं, हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं, पर आप कितने स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। अब आपके पास है पैनोरामा टेक्स्ट बुक, आपके पास है सप्लीमेंट्री रीडर। अगर आप इस बुक को एक एक लाइन पढ़कर अगर आंसर्स ढूंढते जाएंगे तो आपके पास तो इतना वक्त बचा नहीं है कि आप वो सारे आंसर्स आप कर पाएंगे। सो आप उस टॉपिक पे अगर आप जाते हैं, मान लो मैंने पैनोरामा टेक्स्ट बुक एक लिया, उसके प्रोज सेक्शन में हम गए, तो हम वहाँ से क्या करते हैं कि कंटेंट पेज से राइटर का नाम ले लेते हैं कि सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं वो ये करते हैं चैप्टर हो और उसके एक जो भी राइटर हैं या पोएट हैं उनके नाम को याद कर लेते हैं। वो एक बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, वो हर बार आता है और 3-4 क्वेश्चंस इससे ही आते हैं। फिर उनका बर्थ, डेथ। तो इस तरह से आप अगर एक तैयार कर लें पूरे कंटेंट को, अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट, और कभी कभी किसी चैप्टर का जो थीम होता है उसको माइंड में आप रख लें। कोई कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। किसी चैप्टर में अगर कोई जगह का नाम कुछ स्पेशल दिया हुआ है, जैसे पेस फॉर लिविंग में डबलिन दिया हुआ है, पेस फॉर लिविंग में एल्डरली कॉर्न मर्चेंट का एक कैरेक्टर है, तो जैसे गिल्लू है तो गिल्लू में स्क्वेरल का नाम जो है वो वही गिल्लू है। सो इस तरह की चीज़ें आप जब याद करेंगे तो ये आपके लिए MCQ के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैंने भी आपके लिए तैयार किया है, वो पूरा एक चार्ट बनाकर मैं आपको देती हूँ। एक जो चैप्टर है आपका द पेस फॉर लिविंग, उससे आप कितना चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं कि जो आपके MCQ में हेल्प करेगा। सो आइए देखते हैं वन बाय वन सारे चैप्टर्स को, बहुत क्विकली उसको देख जाते हैं। अगर चैप्टर 1 मैं लेती हूँ पेस फॉर लिविंग, तो उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए मिलकर देखते हैं। पैनोरामा टेक्स्ट बुक का जो आपका प्रोज सेक्शन है उससे मैं शुरुआत करूँगी, और ये आपको MCQ में भी हेल्प करेगा। आप चाहें तो इसे जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो आइए देखिए, सबसे पहले चैप्टर 1 द पेस फॉर लिविंग, और इसके राइटर का नाम मैंने अभी जस्ट आपसे कहा कि R.C. हचिंसन, यानी जो राइटर के नाम को याद करना है। सो यहाँ पे मैंने चैप्टर नेम लिखा है, राइटर का नाम लिखा, और ये किस तरह का ऐसे, यानी पेस फॉर लिविंग किस तरह का ऐसे, तो ये सैटिरिकल ऐसे है, कभी कभी ये भी एग्जाम्स में पूछता है। और ये तो हो गया ऐसे का टाइप। और ये R.C. हचिंसन कौन है, तो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, इसको भी याद रखिएगा, आपके MCQ में ये बहुत हेल्प करता है। याद कर लीजिए, R.C. हचिंसन इज़ अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। फिर आगे देखिए कि इनको एक नॉवेल राइजिंग के लिए 1975 में बुकर प्राइज़ भी मिला हुआ है, ये एक आपकी जानकारी के लिए है। फिर इस पूरे चैप्टर का क्या थीम है, द एगोनी ऑफ अ मॉडर्न मैन, ये आपका थीम था। और इसमें एक कैरेक्टर था एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, और इसमें एक जगह का नाम है डबलिन। ये पूरे चैप्टर की स्टोरी नहीं है, बट उससे निकाला हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप MCQ के लिए रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर आपका मी एंड द इकोलॉजी बिट, जिसके राइटर है जॉन लेग्जाउ, और ये किस तरह की स्टोरी है, तो ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, हंसने हंसाने वाली है, और एक सटायर भी है, मतलब व्यंग्य भी है, तो उसमें मज़ा भी है, यानी ह्यूमरस भी हो गया और सटायर भी हो गया। अब देखिए कि आपके ऑप्शंस में क्या पूछता है, उस हिसाब से आप आंसर करेंगे। और इस चैप्टर का क्या थीम है, प्रीचिंग इज़ ईजी बट डिफ़िकल्ट टू फॉलो, यानी लोगों को बताना तो बहुत आसान है लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसमें एक कोटेशन की बात की गई है इस चैप्टर में, वो है सेव अर्थ, सेव ट्रीज और सेव वाटर, यानी ये 3 कोटेशन की बात की। कभी कभी ये भी मैंने MCQ में देखा है कि सेव अर्थ, सेव ट्रीज, सेव वाटर और सेव माउंटेन लिख दिया है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है या इनकरेक्ट है, तो आप लिख सकते हैं कि सेव माउंटेन। सो अभी देख लीजिए इन तीनों को, सेव अर्थ, सेव ट्रीज, सेव वाटर। और इसमें कौन सा कैरेक्टर है, एक जिम है
जो पिकअप बॉय है, यानी वो जो घर घर जाता था डोर टू डोर पिकअप करने के लिए, और ये बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है, नॉट एन इको फ्रेंडली। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको एमसीक्यू में हेल्प कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, गिल्लू। और गिल्लू के लिखने वाली का नाम है महादेवी वर्मा, यानी ये है गिल्लू की राइटर, नाम याद कर लीजिएगा। और ये जो गिल्लू चैप्टर है एक तरह का मेमोयर है, यानी किसी की याद में लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा के बारे में कहा जाता है कि ये छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री की पोएटेस थी। तो याद कर लीजिएगा, छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री से ये बिलोंग करती थी। इनका बर्थ और डेथ भी इस चैप्टर में दिया हुआ है, 1907 और 1987, इसको याद कर लीजिए। स्टोरी राइटर हैं, एडिटर ऑफ हिंदी वीकली चांद और साहित्य अकेडमी, ये इनके कुछ चीज़ें हैं जो इनका एफर्ट है, जो प्राइजेज इन्हें मिले हैं। तो ये एडिटर हैं, स्टोरी राइटर हैं, वॉटेवर। और इस जो स्टोरी में है, ये दो चीज़ों का रिलेशनशिप हमने देखा था। किसका देखा था हमने? नरेटर यानी खुद महादेवी वर्मा, और जो स्क्वेरल, और स्क्वेरल का नाम बताइए आप। यस, इसमें एक कैरेक्टर है जो स्क्वेरल है, जिसका नाम है गिल्लू। ठीक है, चलिए 4 नंबर में आते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। ये आपका 4th चैप्टर है, जिसको लिखा है सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे ने एक बुक लिखी थी, आर फिल्म्स देयर फिल्म्स, इसी का ये एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, यानी एक बड़ी सी बुक का एक्सट्रैक्ट कहते हैं, छोटे से पार्ट को या अंश को, उसको निकाल कर आपके लिए बनाया हुआ है। सत्यजीत रे एक फिल्म डायरेक्टर भी थे, स्टोरी राइटर भी थे, इलस्ट्रेटर भी थे, और एक बुक डिज़ाइनर भी थे। यानी अगर आपके एमसीक्यू में ये ऑप्शंस आते हैं तो आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा कि ये क्या क्या थे। और इनका जो जन्म है, यानी बर्थ 2 मई 1921 को हुआ था। इन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जो वेनिस, कांस और बर्लिन में हुआ था, वहाँ तक इनकी मूवीज़ गई हैं। और इस पूरे चैप्टर का थीम क्या है कि नेचर ऑफ इंडियन फिल्म्स एंड देयर डिफेक्ट्स, जो इंडियन फिल्म्स का जो प्रकृति है, जिस तरह की फिल्म है और उसमें क्या कमियां हैं, इसको बताया गया इस पूरे फिल्म में। और अमेरिकन जो मूवी है उससे हमारा कंपेयर किया गया है इस पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 5, एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसके जो राइटर हैं वो ऑन सांग सूकी हैं। और ये जो एक्सेप्टेंस स्पीच है, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये एक स्पीच है। और ये ऑन सान सूकी कौन थी? तो ये एक बर्मीज पॉलिटिशियन थी, याद कर लीजिएगा इन्हें। और इनका जो बर्थ है वो है 19 जून 1945 इन रंगून, यानी रंगून में ये पैदा हुई थी। और इन्हें बहुत सारे प्राइजेस मिले थे, राफ्टो प्राइज़, सखारोव प्राइज़, और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ये पूछता है कि नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ मिला था और कब मिला था। तो याद रखिएगा, ये ऑस्लो में मिला था, और ये 10 दिसंबर 1991 यानी 10 दिसंबर 1991 को दिया गया था। किसको दिया गया था? ऑंग सान सूकी को। और ये अलेक्जेंडर एरिस जो उनके सन थे, उन्होंने आकर उस ओकेजन पे, यानी जब ये नोबेल प्राइज़ मिल रहा था उनको, सो उस टाइम पे आके उन्होंने स्पीच दिया था। तो याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर एरिस ऑन सांग सूकी के बेटे थे और उन्होंने स्पीच दिया था। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं 6, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम लिखा है टोनी मॉरिसन ने, मतलब ये राइटर का नाम। यहाँ से आपको इजीली याद कर पाएंगे कि वंस अपॉन अ टाइम टोनी मॉरिसन ने लिखा। और ये भी एक स्पीच है, और इसमें जो टाइप है वो है कि टोनी मॉरिसन कौन थी? तो ये एक अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन स्लेव थे, उनकी बेटी थी। यानी ये जो काले और गोरे रंग की जो अमेरिका में लड़ाई चलती है, आप सुन रहे होंगे इन चीज़ों को। सो ये ब्लैक अमेरिकन एक स्लेव थे, उनकी बेटी थी। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अगर जो फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जिन्हें नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया। लेकिन अगर मैं पूरी और जिनको ये प्राइज़ मिला है नोबेल प्राइज़, उसमें मैं अगर देखूं तो इनका पोजीशन 8th आता है। यानी जब मैं ब्लैक वुमेन की बात करूंगी तो इनका पोजीशन फर्स्ट है, यानी ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जिनको ये प्राइज़ मिला। और ये 8th वुमेन है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्राइज़ मिला है उसमें इनका नंबर 8वां है। याद रखिएगा, नंबर में कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा। और ये प्राइज़ कब मिला था? 1991 में।
और टोनी मॉरिसन को एक बार और प्राइज़ मिला है, ये फिक्शन के लिए उनको दिया गया था जो था पुलिट्ज़र प्राइज़। इसको भी याद रखेंगे कि पुलिट्ज़र प्राइज़ किस चीज़ के लिए दिया गया, तो फिक्शन के लिए। इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, इनकी और भी बहुत सारी नॉवेल थी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक नॉवेल है जो इनकी 7वीं नॉवेल थी, यानी 7th नॉवेल थी पैराडाइज, जो 1998 में रिलीज़ हुआ था। और इस स्टोरी में यानी वंस अपॉन ए टाइम में उन्होंने एक ओल्ड वुमेन के बारे में पूरी स्टोरी बताई है जो ब्लाइंड थी लेकिन वाइज थी, यानी एन ओल्ड वुमेन वॉज ब्लाइंड बट वाइज। और एक थीम इसका यह है कि लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट। जब आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पूरी तरह से लैंग्वेज बेस्ड वो स्टोरी है और बहुत मज़ेदार तरीके से वो ओल्ड वुमेन का कैरेक्टर उसमें डिस्प्ले किया गया है। आइए 7वें चैप्टर पे, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसे लिखा है हुमायूं कबीर ने और ये एक लेक्चर का अडेप्टेड वर्जन है, याद रखिएगा इसको भी। और हुमायूं कबीर के बारे में बोला जाता है ये एक पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, एसेइस्ट भी थे और एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे। और इन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था, याद रखिए ये नाम, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था, उसी का ये अडेप्टेड वर्जन है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पे ये एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछते हैं कि हुमायूं कबीर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो किन की प्राइम मिनिस्टरशिप में रहे। तो MCQ के लिए ये सारे छोटे छोटे पॉइंट जो हम लोग स्टोरी पढ़ते टाइम अवॉइड कर देते हैं उनको आप याद रखेंगे। स्टोरी के थीम को भी दिमाग में आप रखें कि लीव एंड लेट लिव इसका एक थीम है, ठीक है। इसके 8 चैप्टर को देखते हैं। लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन, इट्स आपका लास्ट चैप्टर है जिसे लिखा है लेओ टॉल्स्टॉय ने। और लेओ टॉल्स्टॉय कौन थे, तो रशियन राइटर थे, इसको याद कर लीजिएगा, ये भी आपके MCQ में काम आ सकता है। और इस स्टोरी में कौन सा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है, तो ईस्टर सेलिब्रेशन है और इसमें 2 कैरेक्टर हैं, मलाशा एंड अकौल्या। तो ये हो गया आपका प्रोज सेक्शन और अब थोड़ा सा पोएट्री सेक्शन को क्विकली हम लोग देख लेते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने प्रोज को तैयार किया, आप पोइट्री का भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें गॉड मेड द कंट्री, राइटर का नाम, बर्थ, डेथ, थीम, ओड ऑन सॉलिट्यूड, उसके लिखने वाले का नाम, पॉलीथीन बैग, थिनर दैन अ क्रेसेंट। तो इस तरह से आप खुद भी तैयार कर सकते हैं और इन चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। जनरली यही चीज़ें पूछी जाती हैं MCQ में। सो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसको अपने से तैयार करेंगे तो आप खुद भी सीखेंगे। ठीक वैसा ही आप रीडर के लिए भी तैयार कर सकते हैं। आपके चैप्टर्स हैं जनवरी नाइट, जिसे लिखा है प्रेमचंद ने, एलर्जी राणा SP सिंह ने, बेट एंटोन चेकव ने, क्वालिटी सन एंड मून, टू हॉरिजन्स बीना पानी मोहंती ने। तो ये सारे, लव डिफाइल्ड एक आखिरी चैप्टर है जिसे गिरिधर झा ने लिखा। ये चैप्टर्स, ये उनके राइटर, उनका बर्थ, उनका डेथ, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको MCQ में हेल्प करेंगी। आप उसका कैरेक्टर, किस स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर है, क्या थीम है। सो इस तरह से अगर आप कंटेंट को तैयार कर लेते हैं सो आपके MCQ में बहुत हेल्प हो जाएगी। एग्ज़ाम्स और एग्ज़ाम का डर, क्या करें और क्या नहीं करें, ये जो डूज एंड डोंट्स हैं ये हमें बहुत परेशान करते हैं। सो आइए इसको एक अलग अंदाज में देखते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। आपने ट्रैफिक लाइट्स तो देखी होंगी। सो ट्रैफिक लाइट में क्या होता है कि रेड ग्रीन येलो, ये सारी लाइट्स होती हैं जो आपको इंडिकेट करती हैं कि क्या करें और क्या ना करें, यानी जाएं, रुकें या फिर वेट करें। तो देखते हैं उसको। रेड लाइट कैसे इंडिकेट्स करता है कि ये चीज़ें ना करें, मतलब रुक जाएं कम्प्लीटली। सो आपके लिए भी रेड लाइट का इशारा होगा कि ये बिल्कुल ना करें। और उसी तरह से येलो लाइट होगा वेट, या फिर आप उसे कह सकते हैं कंटिन्यू, मतलब इसे करते रहें। ये आपके लिए सिर्फ ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स नहीं, उसके बाद भी बहुत हेल्प करेगा। और ग्रीन फॉर गो, ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स इसको ज़रूर से फॉलो करें। सो आइए देखते हैं उस ट्रैफिक लाइट को और फॉलो करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। सो देख लीजिए ये ट्रैफिक लाइट गाइडलाइंस। सो ये है आपका जनरल गाइडलाइंस जो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये रेड लाइट है, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या पॉइंट हैं। डोंट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया, एग्जाम्स इज एट हैंड।
बिल्कुल पास में है। सो व्हाट्सएप, फेसबुक, प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए। अवॉइड नेगेटिव थॉट। कुछ लोग पहले से ही सोच लेते हैं पता नहीं मैं पास करूँगा कि नहीं करूँगा। प्लीज़ इन चीज़ों को आने ही नहीं दीजिए, इस नेगेटिव थॉट को नहीं आने देना है। अवॉइड स्ट्रेस इन एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ रिलैक्स करें, और स्ट्रेस लेने से आप पास नहीं कर जाएंगे, आप उसे अवॉइड कीजिए। अवॉइड होल नाइट स्टडी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सारी रात जग के पढ़ना तो इससे हम एग्ज़ाम्स पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को भी हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। आप पूरी रात जगेंगे तो फिर सारा दिन आप क्या करेंगे? सो आप नींद जैसी चीज़ से पूरा दिन उलझे रहेंगे। सो इससे अच्छा है आप क्यों नहीं, रात सोने के लिए होती है तो फुल नाइट जो होता है वो आप सोने में गुजार दें। डोंट लीव थिंग्स फॉर द लास्ट मोमेंट। कुछ लोगों को ये लगता है कि अच्छा चलो अभी एग्ज़ाम्स के लिए 2 महीना है, 1 महीना है, 15 डेज़ है, लास्ट में कर लिया जाएगा। सो ये बिल्कुल नहीं आपको करना है, यानी लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के रखना है। जो याद आता है उसे करते जाइए, उसे बनाते जाइए। सो अब आते हैं येलो लाइट की तरफ, जिसमें आपका पहला पॉइंट है रिच एंड न्यूट्रिशंस डाइट, यानी अच्छा खाना खाएं, रिच डाइट लें। आपके एग्ज़ाम्स का टाइम है, आपको बीमार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हम लोग क्या करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं और इसे अवॉइड बिल्कुल नहीं करेंगे। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि ढेर सारा पानी पिएं। टेक एडेक्वेट रेस्ट। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस इसीलिए होता है क्योंकि हमने एग्ज़ाम्स को बर्डन बनाकर रखा हुआ है कि एग्ज़ाम्स क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल नहीं, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। स्लीप 6 to 8 आवर्स, यानी 6 to 8 आवर्स आप नींद ले सकते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट है स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जब इतना कुछ करेंगे तो ऑब्वियस है कि आप फिट एंड हेल्दी भी रहेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। पहले खुद पे विश्वास दिखाइए कि आप क्या ये आप कर सकते हैं, और आपका आंसर होना चाहिए यस आई कैन। यानी जब आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आपने कमर कस ली है कि हमें एग्ज़ाम देना ही है, सो नेगेटिव थॉट को अवॉइड करते हुए क्या पॉजिटिविटी लाना है, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। और दूसरा एक और पॉइंट इसमें आता है, जहाँ पे आप खुद पे विश्वास दिखा रहे हैं वहाँ पे रेस्पेक्ट पेरेंट्स टीचर्स एफर्ट भी आपको करना है। इस ऑनलाइन का जो इतना टाइम था, आप सोचिए टीचर्स जो हमेशा ऑफलाइन पढ़ाने के यूज टू रहे, आपके लिए उन्होंने ऑनलाइन एक नई चीज़ सीखी और आपने उनसे बहुत बेनिफिट भी लिया है, आगे भी लेंगे, और एक नई चीज़ टीचर्स को भी सीखने को मिली है। सो उनके एफर्ट को, और पेरेंट्स ने आपको फुल टाइम आपके लिए गाइडलाइंस रखा, आपके मेंटोर बने रहे हैं। सो पेरेंट्स और टीचर्स के भी एफर्ट को आप रेस्पेक्ट करें। और अब आते हैं हम लोग ग्रीन लाइट की तरफ। तो तुम बताओ कि ट्रैफिक में जब ग्रीन लाइट दिखता है तो हम क्या करते हैं, हम बस चल निकलते हैं, यानी गो विथ ग्रीन लाइट। इसको देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस पूरे एग्ज़ाम्स के दौरान। जो हमें जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे क्रूशियल जो स्टेज है वो यही है, आपका ग्रीन लाइट है। सबसे पहले आपका पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, यानी आपने अगर अपने सारे सब्जेक्ट हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सो आपने अगर उसको टाइम मैनेज करके अच्छे से रूटीन वाइज आपने अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। दूसरा है टाइम यूटिलाइजेशन, यानी आपका जो 24 आवर्स है वो सभी बच्चों के लिए बराबर है, बट कुछ बच्चे जैसा मैंने कहा सोशल मीडिया वगैरह पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उस 24 आवर्स को यूज़ करना है। फॉलो रूटीन, आप प्लीज़ अपना रूटीन फॉलो करें, सभी सब्जेक्ट को बराबर से देखें, और जिस सब्जेक्ट पे अभी आपको ज़्यादा काम करना है, आपका ज़्यादा तैयारी नहीं हुआ है, सो उसका टाइम शेड्यूल को थोड़ा सा बढ़ाइए और उस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन स्टडी। ऑब्वियस है कि एग्ज़ाम्स का टाइम है तो स्टडी पर ही फोकस होगा, सो आप इस पर काम कीजिए। वॉच नॉलेज बेस्ड और मोटिवेशनल प्रोग्राम। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत है, सो ब्रेक भी आप ऐसे लीजिए जो आपके कुछ काम का हो। तो कुछ नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम या मोटिवेशनल प्रोग्राम आप देख सकते हैं कुछ पल के लिए।
सो आप उससे फिर से आप पढ़ने लायक हो जाएंगे और फिर आपको थोड़ा सा हल्का सा फील होगा कि चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा ब्रेक मैंने ले लिया है और अब मैं फिर स्टडी के लिए तैयार हूँ। दूसरा है सिलेबस कवर। आपको सिलेबस कवर करना ही होगा क्योंकि आपके सामने है MCQ, जो कभी कभी ऐसे सवाल, ट्रिकी सवाल बीच बीच से स्टोरी से पूछ लेता है कि जिसके लिए आपको रीडिंग हैबिट उसके लिए डेवलप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको ऑप्शन समझ कैसे आएगा। सो आप सिलेबस को देख लीजिए कि कैसे आप कवर अप कर पाएंगे, स्पेशली फॉर MCQ। नेक्स्ट है सॉल्व सेंटअप एंड मॉडल क्वेश्चंस। आप सेंटअप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपने एग्जाम्स दिया है सेंटअप का, और अभी बिहार बोर्ड ने जो मॉडल क्वेश्चंस आपके लिए जारी किया है, आप वो मॉडल क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के बना लीजिए, सेट वाइज बना लीजिए। फिर आप देखिए कि एग्जाम्स आपको कितना आसान लगने लगेगा। राइटिंग प्रैक्टिस, जो भी राइटिंग सेक्शंस में आप कंपोजिशन में आप देखते हैं, ये प्रैक्टिस की ही चीज़ है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे। और अभी आप लिखेंगे शायद आपको लॉन्ग एंड लेंदी यानी किल वाला जो फॉर्मूला है वो होगा, बट आगे जाके ये फॉर्मूला शॉर्ट एंड सिंपल पे आ जाएगा। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, क्योंकि हर बच्चे का ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग तो नहीं हो सकता, पर आप नीट एंड क्लीन लिखिए। टीचर्स आपको बैठे हैं मार्क्स देने के लिए, आपकी हैंड राइटिंग पे भी मार्क्स वो देते हैं कि चलो इस बच्चे ने बहुत साफ सुथरा लिखा है, तो उसके लिए भी आप एफर्ट करें। तीसरा है मेरे लिए फॉर्मूला PRE का फॉर्मूला है, जो वर्ड है प्री यानी प्री एग्जाम्स। आप क्या करेंगे PRE के लिए? P फॉर प्रैक्टिस, R फॉर रिवाइज एंड E फॉर एक्सरसाइज। यानी प्रैक्टिस कीजिए राइटिंग का, रिवाइज कीजिए सिलेबस, और एक्सरसाइज के लिए आप ग्रामर के कंटेंट को बहुत सारा एक्सरसाइज कीजिए जहाँ पे वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन की बात होगी। सो इस तरह से आप इस बोर्ड एग्जाम्स के ट्रैफिक लाइट को फॉलो कीजिए। इस पूरे कोविड-19 पैंडेमिक्स के दौरान हम सब हो गए हैं डिजिटलाइज्ड, और डिजिटलाइज्ड होने की वजह से क्या हो गया, हम सबके पास होना चाहिए एक स्मार्टफोन। पहले बच्चे स्कूल आते थे, हम लोग क्या बोलते थे कि तुम्हारे पास अगर मोबाइल होगा तो ये अच्छा नहीं है, मीन्स हम उसे पनिश करते थे। आज हम खुद पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, क्योंकि स्मार्टफोन होगा तो देख पाएंगे वो ये सारे कंटेंट जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सो कभी कभी बच्चे हमसे पूछते मैम क्या देखना है मैम, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के अलावा क्यों, क्योंकि वो तो लाइव चलता है। मैंने आसान करने के लिए ये चीज़ें एक जगह मैंने लिख रखी है कि अब उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि किस वेबसाइट पे जाना है, क्या देखना है। अगर वो सब्सक्राइब कर लेते हैं आप लोग, सो ये आसानी से आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। सो आप देखिए व्हाट टू वॉच, क्या देखें जो आपके ऑनलाइन लर्निंग में हेल्प भी करेगा, और 10th का सिलेबस इसमें पूरा कवर किया गया है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो आप उन्नयन ऐप देख सकते हैं, उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। दूसरा है आप YouTube पे जाकर BEPC का मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी 10th का पूरा सिलेबस कवर किया गया है और अभी भी चल रहा है उस पर। आप उस वीडियो को भी देखकर हेल्प ले सकते हैं। वेबसाइट पे भी आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, जो आपका वेबसाइट है www.bepcssa.in, और इसके डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी 10th का मटेरियल अवेलेबल है। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय जो एक लाइव प्रोग्राम है जो DD बिहार पे आता है 11 से 12, आप इसे भी देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं और ये एग्ज़ाम्स के दौरान काफ़ी हेल्पफुल होगा। बच्चों, हार्ड वर्क के साथ साथ आप करें स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क के लिए ये सारी गाइडलाइंस अभी हमने आपसे शेयर की हैं। सो होप आपका एग्ज़ाम्स अच्छा जाए, आप बहुत अच्छा लिखें और 100% लेकर हमारे सामने आए। आपके रिज़ल्ट में आपकी वो मेहनत दिखनी चाहिए, और आई होप के बहुत सारी मेहनत आपकी उसमें दिखेगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत अच्छा कीजिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।